हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जापान के टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंडिया में रहते हो और आपको जापान जाना है, घूमने के पर्पज से जाना है, तो आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम क्या होता है, वैलिडिटी क्या होती है, उसके बाद में आपका प्राइसिंग क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। साथ ही साथ आज के वीडियो में ना मैं आपको 2 टिप भी देने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आएगी। सर अगर आप प्लान कर रहे हो ना जापान का, तो ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज वो 2 टिप ऐसी है जो आपकी वीजा एप्लीकेशन को स्ट्रांग बनाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको एक अच्छी न्यूज ये बताना चाहूंगा कि रिसेंटली एक आर्टिकल आया, न्यूज आई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पास जापान का टूरिस्ट वीजा है तो 7 बड़ी कंट्री का टूरिस्ट वीजा आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। वहां पे आपको वीजा लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। मतलब ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सोचो उन बड़ी कंट्रीज में टर्की भी आता है, सिंगापुर भी है, फिलीपींस भी है, इवन यूएई भी है। ठीक है, तो आपको उन 7 कंट्रीज की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, वहाँ पे आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगी। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है सर। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो लाइक टर्की जाने का, सिंगापुर जाने का, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जापान का टूरिस्ट वीजा लगाओ। और रिसेंट टाइम में अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो किया हुआ है अकीरा टूरिज्म को, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो जापान के टूरिस्ट वीजा कितने अप्रूव हुए हैं रिसेंट टाइम में। मतलब लास्ट वीक ही 4 लोगों के वीजाज आए और उसके लास्ट वीक में एक फैमिली का पूरा टूरिस्ट वीजा अप्रूव है, वो भी इंडिया में, चेन्नई से। तो गाइज करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, पैकेज लो, होटल लो, आपका एक्सपीरियंस बेस्ट होना चाहिए। तो गाइज प्लीज चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं प्रोसेसिंग टाइम कि कितना टाइम लगेगा जब आप जापान की टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन अप्लाई करने जाते हो। देखो आफ्टर सबमिशन आप ये मान के चलो विद इन 15 डेज आपका रिजल्ट आ जाता है कि आपका टूरिस्ट वीजा अप्रूव है या रिजेक्ट है। जो भी उसका रिजल्ट होता है ना, वो आ जाता है विद इन 15 डेज के अंदर। अब अगर मैं वैलिडिटी की बात करूँ, वैलिडिटी मतलब आप कब तक फ्लाई कर सकते हो। देखो एक टाइम फ्रेम होता है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। एक टाइम फ्रेम होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपका वीजा आ जाए, ठीक है, और आज तारीख है मान लो 1 अप्रैल, ठीक है, तो आप ये समझो कि आपकी वीजा की जो वैलिडिटी आपको मिलेगी ना, टूरिस्ट वीजा की वैलिडिटी, वो मिलेगी आपको 3 महीने की। मतलब 3 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रैवल करना है, वरना वो वीजा इनवैलिड हो जाएगा, फिर आप उस वीजा पे ट्रैवल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वैलिडिटी का मतलब ये होता है। काफी लोग वैलिडिटी को स्टे समझ लेते हैं, मतलब वो 3 महीने वहां पे रह सकते हैं। तो गाइज ये कंफ्यूजन है जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। प्लीज बी क्लियर कि 3 महीने की वैलिडिटी आपको मिलती है, 3 महीने के अंदर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आपने 3 महीने के बाद किया तो उस वीजा पे आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। जो स्टे होता है, जो ड्यूरेशन होता है कि वहां पे आप कितने दिन रह सकते हो, वो आपको मिलेगा 30 डेज का। ठीक है, अभी जो हमारे रिसेंटली जितने भी टूरिस्ट वीजाज अप्रूव हुए ना जापान के, उन सब में 30 डेज का उनको स्टे मिला हुआ है। मतलब 30 डेज वहां पे रह सकते हैं। ठीक है, अगर आप घूमने के पर्पज से जा रहे हो ना, तो सर 7-8 नाइट्स मोर देन इनफ है, फिर भी आपको 30 डेज का स्टे मिल जाता है। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की आपको बात बताऊं ना सर, देखो इंडिया से हमें चाहिए आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो कॉमन चीज होगी। उसके बाद में आपका लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहता है, एंड एनओसी फ्रॉम द कंपनी। एनओसी मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो आपको आपकी कंपनी इजीली दे देती है। अब उसमें कंटेंट क्या लिखा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस तरीके से देना है, उसकी आप टेंशन मत लो, बिकॉज हमारे पास एक ऑलरेडी एक फॉर्मेट होता है, वो हम आपको शेयर कर देते हैं। जस्ट आपको उस पर अपना नाम चेंज करना है, कंपनी का नाम चेंज करना है, अपनी कंपनी के लेटर हेड पे उसको साइन एंड स्टाम्प करके हमें दे देना है। उसके बाद में हमें चाहिए आपका लास्ट 3 ईयर का ITR रिटर्न, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की रिक्वायरमेंट इसमें होती है जब आप प्लान करते हो जापान के टूरिस्ट वीजा की। देखो टोटल 6 चीजें मैंने आपको बताई, उन 6 में से 3 तो ऐसी जो आपके पास अभी के अभी होंगी, बिकॉज वो ऐसी है। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप ट्रैवल करने की सोच ही क्यों रहे हो, फिर आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो। देखो पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो कॉमन चीज़ है, तो सबके पास होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो होता है वो आपके पास होगा ही होगा। एनओसी जो आपको चाहिए रहेगी कंपनी से, वो कंपनी इजीली दे देती है। मतलब आप कंपनी को जेन्युइन रीजन बताओ कि आप ट्रैवल करने जा रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो कंपनी इजीली दे देती है। उसके बाद में ITR रिटर्न, ITR अगर आप भर रहे हो तो फिर उसको टेंशन नहीं हो, 3 साल का ITR रिटर्न आप 1 क्लिक में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, वो आप हमें दे देना। अब अगर आप बोलते हो योगेश भाई मैं है ना जॉब नहीं करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, तो सर अगर आप बिजनेस करते हो ना तो एनओसी को साइड कर दो। मतलब एनओसी के अलावा जो डॉक्यूमेंट बताएं वो तो चाहिए ही चाहिए। एनओसी छोड़ के हमें चाहिए रहेगा आपका GST एंड MSME सर्टिफिकेट। या तो
आपके पास GST सर्टिफिकेट हो, जो कि आपके पास होगा ही अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो, या फिर MSME सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है जो कि उसको बोला जाता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब होता क्या है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप हमें देते हो ना तो ये 3 प्रोसेस से गुजरते हैं। एक 3 लेयर बनी हुई है इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं फनल्स। ठीक है, पहला फनल जो होता है वो ये होता है कि भाई आपने डॉक्यूमेंट भेजे हमारी सेल्स टीम को, तो सेल्स टीम सबसे पहले चेक कर लेगी कि आपने सारे डॉक्यूमेंट हमें प्रॉपर भेजे हैं नहीं भेजे हैं। ऐसा तो नहीं है आपका कोई डॉक्यूमेंट आया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना आधार कार्ड भेजना भूल गए हो या पैन कार्ड भेजना भूल गए हो, तो पहला रिव्यू वहाँ हो जाता है। दूसरा ये जाता है टाइपिंग टीम के पास, जहाँ पे आपकी फाइल बनती है। अब उस फाइल में क्या होता है, आपका कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट, डमी, इंश्योरेंस, ये सारी की सारी चीजें को ना प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है ताकि एक दूसरे से अलाइन रहे चीजें। ठीक है, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना सर, यहाँ पे अगर छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो गई ना, प्रॉब्लम आ सकती है आपकी एप्लीकेशन में। तो ये चीजों को बनाया जाता है टाइपिंग टीम के थ्रू। उसके बाद ये जाती है रिव्यू एंड सबमिशन टीम में, जहाँ पे आपकी फाइल को फाइनल रिव्यू दिया जाता है, चेक किया जाता है हर एक चीज को बारीकी से, जहाँ पे ये मेक श्योर किया जाता है कि आपकी फाइल परफेक्ट बनी है। ठीक है, तो आप खुद सोचो 3 लेयर से गुजरती है तब जाके आपका वीजा अप्रूव होता है। इसी के लिए तो हमारी जो वीजा की प्रोसेस है, इसी के लिए जो हमारा वीजा का अप्रूवल रेशियो है सबसे ज्यादा है आज की तारीख में इंडिया में। एंड आई कैन प्राउडली से दैट बिकॉज ये इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सारा काम होने के बाद में सबमिशन किया जाता है। सबमिशन के बाद में आप वेट करते हो 15 से 20 दिन का कि भाई रिजल्ट क्या है, अप्रूव है या रिजेक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बात बताऊं प्राइसिंग की, देखो हमारी प्राइसिंग है ना वेरी रीजनेबल होती है, जिसमें हम हमारा सर्विस चार्ज भी इंक्लूड रखते हैं और ये सारी जो मेहनत करते हैं वो सबका प्राइस इंक्लूड होता है। और ऐसी प्राइस है, मतलब जेन्युइन की प्राइस है, मतलब ऐसा नहीं है जैसा आप सुनते होंगे बाकी ट्रैवल एजेंट्स आपको बोलते होंगे 50,000 लगेंगे, 1 लाख लगेगा। सर सिर्फ 5,000 रुपीज हम चार्ज करते हैं और पिछले 3 साल से सेम प्राइस है, सेम, मतलब 5,000 से बड़ी नहीं है। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है ना तो 5,000 से ज्यादा कोई नहीं लेगा आपसे। जहां डॉक्यूमेंट्स कमी होती है तो वो आप डिस्कस कर सकते हो हमारी टीम के साथ में, नंबर्स दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा वो आप डिस्कस कर सकते हो। तो 5,000 रुपीज इज द प्राइस वी चार्ज, जिसमें हम ये सारा काम आपको करके देते हैं। अब बात करते हैं 2 टिप जो मैं आपको देने वाला था। देखो नंबर 1 टिप जो है ना वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स की ट्रैवल डेट्स है ना वो आपस में मिलनी चाहिए। ठीक है, काफी लोग ये मिस्टेक कर देते हैं, हालांकि है तो छोटी सी बात, बट काफी लोग इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं, उनको लगता है यार क्या ही है। देखो आपका कवर लेटर हो गया, आइटनरी, फ्लाइट, होटल, डमी, ये सब में ना ट्रैवल डेट डलती है। अब अगर ट्रैवल डेट आपने कवर लेटर में डाल रखी है, एक आइटनरी में डाली हुई है, दूसरी फ्लाइट में डाली हुई है, तीसरी उधर डाली हुई है, चौथी, तो आप खुद सोचो आप कंफ्यूज कर रहे हो वीजा ऑफिसर को। वीजा ऑफिसर कंफ्यूज हो गया ना तो आप खुद सोचो आपका वीजा रिजेक्ट है। आपको उसको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको उसको हैप्पी करना है। आपकी फाइल देख के उसको खुशी मिलनी चाहिए। जब वो खुश होगा ना आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा। टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, आपका जो बैंक स्टेटमेंट आप अटैच कर रहे हो ना उसमें क्लोजिंग बैलेंस अच्छा होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि बस आप गए ICICI की ऐप में गए, SDFC की ऐप में चले गए, SBI की ऐप में चले गए, डाउनलोड कर लिया, दे दिया। नहीं सर, बैलेंस अच्छा होगा ना तो आगे वाला आपका वीजा अप्रूव करने में टाइम नहीं लगाएगा। अगर बैलेंस ही कम होगा तो खुद सोचेगा यार इस बंदे के अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं, कहाँ ट्रैवल करेगा। ये बहुत मैटर करता है। ये 2 टिप मेरी तरफ से आप सभी को। ऐसी और टिप और जाननी है ना तो सबसे पहले आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से टूरिस्ट वीजा को लेके ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा नॉलेज चाहिए, तो हम और हमारी टीम मिलके आपके लिए वो कंटेंट लेके आएंगे। तो गाइज ये था वीडियो फॉर जापान टूरिस्ट वीजा। अगर आपको अच्छा लगा हो ना लाइक कर दो यार, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। चलो मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।